वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और बुक में ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर बनता है। बुक में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। अब इसमें बेसिक जो है वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो 1 2 3 4 इस टाइप का होता है। बेसिक सारी सारी आपको पता है। नोटेशन वाइज जो है, जो आजकल लेटेस्ट नोटेशन यूज हो रही है वो स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रही है, तो आप पुरानी वाली मैट्रिक जो ब्रैकेट है वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और जो जनरल नोटेशन है, जनरल नोटेशन वो आपके पास क्या होती है कि जैसे फर्स्ट है, मैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A3। और ये कितने ऑर्डर के? 3 बाय 3। ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती है, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब ए होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मॉल ले लेते हैं। ये 1 1 जो है ये पोजीशन को शो करता है। जो पहला वाला ये रो को शो करता है, दूसरा वाला कॉलम को शो करता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यानी कि इस वाली रो में पहली रो है तो उसमें रो वाला नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा। और जो दूसरा है, सेकंड जो कॉलम वाला, वो वेरी करेगा क्योंकि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरीके से सेकंड में देखें, जब आप रो वाइज जाएंगे तो रो वाला नंबर फिक्स हो जाएगा, जब आप कॉलम वाइज जाएंगे तो कॉलम वाला फिक्स हो जाएगा। जैसे देखें, अगर कॉलम वाइज जाते हैं तो ये देखें, ये 1 वाला जो है वो फिक्स है, ये रो वाला वेरी कर रहा है। तो कॉलम वाइज कॉलम वाला नंबर फिक्स होता है, रो वाइज जो है वो रो वाला नंबर फिक्स होता है। ये 3 बाय 3 है। तो इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ, ठीक है। यहाँ पे हम शो कर देंगे कि ये कितने ऑर्डर के। 3 बाय 3 का मतलब है कि आई जो है वो भी 3 है, ठीक है, जे जो है वो भी 3 है। और आई क्या चीज है? नंबर ऑफ, आई इज द नंबर ऑफ रोज एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये चूंकि 3 3 है, तो उसके बाद फिर जब इसको ओपन करेंगे तो A1 1 फिक्स करेंगे रो वाइज, तो J1 2 3 हो जाएगा। फिर दूसरी रो में आई को फिक्स कर देंगे 2 और J1 2 3 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स बनते जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये ए की रोटेशन है। अगर दूसरा कोई मैट्रिक्स होगा तो वो हम इसको इस तरीके से BIJ और M×N। M×N का मतलब है कि M रोज है और N के कॉलम। इस तरीके से लिखा जाता है मैट्रिसेस। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं मैट्रिसेस की टाइप्स की तरफ। मैं 3 बाय 3 में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो टाइप्स में क्या होता है? सबसे पहली टाइप तो ये है जो हमेशा पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो दैट वन इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और इसकी हम इसको किस तरह लिखते हैं? ओ से लिखते हैं, ठीक है। इसकी नोटेशन क्या है? ओ है। और ये सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ क्रिएटेड का मतलब है कि हम इसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे अगर वो कोई कहता है 1 × 2 का जीरो मैट्रिक्स लिखें, तो 1 × 2 का क्या मतलब है? एक रो है, 2 कॉलम है, तो A11 A12 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 2। तो ये इस तरीके से जीरो मैट्रिक्स। फिर इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, जीरो मैट्रिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद है आपके पास रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। इफ वी हैव ओनली वन रो, देखें कंडीशन किस पे है? रोज पे है, कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, कॉलम जितने मर्जी होगा। इफ वी हैव ओनली वन रो देन इट इज रो मैट्रिक्स। अगर एक
सिर्फ एक रो हो, देयर इज नो कंडीशन ऑन दी कॉलम। जैसे देखें, अगर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3, अब ये क्या होगा, 2/1 का मैट्रिक्स है, इसमें सॉरी 3/1, क्योंकि 3 रो, तो दिस इज नॉट दी रो मैट्रिक्स। और अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 1 2 3, तो ये कितने 1 इंटू 3 के, यू हैव 3 कॉलम एंड 1 रो, तो 1 रो होगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। और if we have one column, there is no condition on the row. If we have only one column, then it is called column matrix. जैसे ये, दिस इज दी कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इसके अंदर आपके पास क्या, एक ही कॉलम आएगा, एक रो आएगी तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम आएगा तो कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वो आपके पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों आपकी कंडीशन जो है, वो टाइप जो है, ये डिपेंड करती है ऑर्डर में। अब ऑर्डर आपको पता है कि पहली रोज होती हैं, उसके बाद फिर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। पहली रोज और सेकंड कॉलम, इनकी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, कॉलम पहले या रोज बाद में नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर कंडीशन है कि अगर रोज और कॉलम्स क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह का होता है जिसमें साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ और विड्थ है, तो यहाँ पे ये रोज के तौर पे यूज होती है, ये कॉलम्स के तौर पे, यानी कि लेंथ और विड्थ अगर बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर रोज और कॉलम्स इक्वल आ जाए तो देन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड इफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये होती है रेक्टेंगल कि जिसमें लेंथ और विड्थ आपस में सेम नहीं होती, तो देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। एग्जांपल देख लें, ए 1 2 3 4 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स, जो नहीं है ए ही मैं लूँ, बी भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 11 10 और 9, दिस इज 2/3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रोज और कॉलम सेम नहीं है, यहाँ पे रोज और कॉलम सेम है, तो दिस वन इज द स्क्वायर एंड दिस वन इज द रेक्टेंगल। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल। ठीक हो गया। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से कुछ टाइप देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन जो होती है, ये टाइप जो बनती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से बनती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कंडीशन बेसिक जो होगी सबके लिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। पहली है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें, ये हमारे पास अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी है, तो ये जो अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। और आपको पता है कि दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला हमारा मेन डायगोनल कहलाता है, क्योंकि हम लिखते हैं यहाँ पे, जब हम मैट्रिसेस लिखते हैं तो नंबर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, मेन डायगोनल होगा। ये जो दूसरा वाला है, ये सेकेंडरी होगा, दिस वन इज द सेकेंडरी डायगोनल। मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, तो जितनी कंडीशन हमारी बनेगी वो मेन पे बनेगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि इफ all the elements are zero, if all the elements are zero except diagonal, diagonal के अलावा अगर सब एलिमेंट के होते हैं जीरो हो जाए, जैसे आपके पास है 1 0 0 0 -2 0 0 0 3, तो मैंने 3/3 कर लिया। तो याद रखिएगा, इफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ आर जीरो, और इसमें लिखा भी जाता है इन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब ये जितनी भी टाइप में पढ़ाने लगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मैं लिखूं या ना लिखूं, ये अंडरस्टूड है। तो मगर डेफिनेशन जब होगी तो उसमें लिखना है, इफ ऑल दी एलिमेंट्स आर जीरो
इन स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो कि ये स्क्वायर होना चाहिए, कैसे पता लगा, रो का कॉलम स्क्वायर है। डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, ये डायगोनल है। सेकंड डायगोनल की बात नहीं करेगा, मेन डायगोनल, ठीक है। तो बाकी सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसी। जो आजकल लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं उसमें इसको इस तरह लिखा गया है, 1 - 2 3, एक जीरो यहाँ पे डाल दिया जाता है, एक जीरो यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये भी जीरो है सारे, यहाँ पे भी जीरो, एक जीरो नहीं है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट बनते वो सारे के सारे के जीरो। तो दिस वन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। और ये एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई एग्जिस्ट करना चाहिए, और यहाँ पे जीरो भी हो सकते हैं, मगर एक एलिमेंट कम से कम जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो ये तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जीरो आ सकता है, यहाँ पे भी जीरो आ सकता है। अच्छा, उसके बाद कंडीशन बनती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, अब इफ all the elements are same in diagonal matrix, कंडीशन क्या लगा दी, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। और डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि वो स्क्वायर भी होगा और उसके डायगोनल में एलिमेंट होंगे, मगर सब क्या होंगे, जीरो। तो पहली बात है कि डायगोनल तो होना चाहिए। अब डायगोनल में एलिमेंट होते कहाँ पे हैं, सिर्फ डायगोनल में ही होते हैं। तो अब अगर डायगोनल वाले एलिमेंट भी सेम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर। जैसे देखें आपके पास 2 2 2 ले लें, दिस वन इज अ स्केलर मैट्रिक्स, और ये है स्केयर है, ठीक है। स्केयर है क्योंकि डायगोनल की कंडीशन क्या थी, स्केयर पे थी। स्केयर मैट्रिक्स होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे सिवाय किसके, डायगोनल के। तो अब डायगोनल में एलिमेंट क्या हो गए, सेम आ गए, ये -2, ये -2, ये माइनस। अगर ये -2 हो, ये -2 हो, ये 2 हो, तो फिर वो डायगोनल होगा, ठीक है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो वो क्या बनता है, स्केलर बनता है, ठीक है। दिस वन इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन बनती है, एक डेफिनेशन बनती है, दैट वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से लिखते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी। और ये भी सेल्फ क्रिएटेड है, यानी कि हम इसको खुद बना सकते हैं। अब जैसे अगर आपको कहता है आई 2/2 का बनाए, तो क्या होगा, 1 0 0। अब ये भी याद रखिएगा कि ये डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट है। शुरू में कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर सेम हो जाए फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वाइज डायगोनल ही है। अब यहाँ पे है तो सेम है, मगर पहली क्या है, ये डायगोनल भी है, ठीक है। दूसरा स्केलर भी है, स्केलर में ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो जाते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ स्केलर मैट्रिक्स हैव एलिमेंट 1। अब देखें क्या क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब स्केलर है तो जाहिर बात है डायगोनल भी होगा, और डायगोनल होगा, और ये डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये तो स्केलर में आ गया सब कुछ। अब क्या, वो एलिमेंट स्केलर में तो एक ही एलिमेंट होता है ना, तीनों पोजीशन पे या चारों पोजीशन पे, 4/4 में तो चार होंगे एलिमेंट, तो वो सेम होता है। तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये देखें, डायगोनल में स्केलर भी है और ये आइडेंटिटी भी, आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 होना चाहिए, जबकि स्केलर में यहाँ पे 1 लाजमी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये डायगोनल भी है, आइडेंटिटी भी है, और स्केलर भी है। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें कि आई अगर 1 + 1 का लिखा हो तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है, ठीक है। इसका लिख लें या इसका लिख लें, सिर्फ एक एलिमेंट आता है। अच्छा, लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लो ट्रायंगुलर क्या क्या मतलब है, देखिए जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये डायगोनल बन गया, तो डायगोनल के नीचे ये वाली 2 ट्रायंगल्स बनती है, एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली।
क्योंकि हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो अगर इन पोजीशन पे ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली डायगोनल में भी एलिमेंट हो, ठीक है ना, डायगोनल से नीचे भी एलिमेंट हो, तो वो लोअर ट्रायंगल कहलाती है। और अगर ऊपर वाले में हो तो वो अपर कहलाती है। जैसे देखें, इफ वी हैव एलिमेंट बिलो डायगोनल, एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे भी अगर एलिमेंट हो तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखें, मैं ये ले लेता हूँ 1 0 0 2 3 5 0 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स था, ठीक है, मगर यहाँ पे जीरो होगा, अगर यहाँ पे तीनों जगह पे जीरो हो जाए तो ये डायगोनल बन जाता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि इफ वी हैव एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। पहले कंडीशन क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें नीचे भी जीरो होता है, मगर उसके अंदर क्या कंडीशन है कि नीचे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो नीचे ये पोजीशन पे एलिमेंट्स है, तो ये देखें ये ट्रायंगल बनती है। तो दिस इज लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अबव एलिमेंट जीरो, बिलो एलिमेंट्स नॉन जीरो। और अगर हम ये करते हैं इसको 1 2 3 0 4 5 0 0 6, तो अब ट्रायंगल देखें ऊपर बनती है, तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लो, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। अब उसके बाद जो चीज आती है, तो भाई पता आगे हमने एक से ज्यादा चीजें, ये सिंगल मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन है ना सारी, ये जितनी भी कंडीशन टाइप्स है, ये जो भी है अभी तक मैंने एक के बारे में पढ़ाया। तो बात अब ये होता है, जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं फिर हम उसको उसके हिसाब से पढ़ते हैं, और जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो फिर आपके पास एक चीज आ जाती है, जब चीजें ज्यादा हो जाए तो फिर हम किसको पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ, अलजेब्रा को स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारा कुछ पढ़ लिए, तो ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर पढ़ लिए, तो होल नंबर में क्या आ गया जी, 0 1 2 3 से सो ऑन नंबर्स आ गए जी, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। मगर जब एक से ज्यादा चीजें हो जाती है फिर हम इनके आपस में भी रिलेशंस को देखना शुरू कर देते हैं कि क्या ये आपस में ऐड हो सकते हैं, क्या ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्या ये आपस में मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, क्या ये डिवाइड हो सकते हैं, या कुछ और कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो ये अलजबरा कहलाता है। जैसे अलजबरा में ज्यादातर यही चार चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और बेसिकली याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ दो ही साइंस होते हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन। हम ज्यादातर सिर्फ इन्हीं दो साइंस को स्टडी करते हैं। जो रह गया माइनस का और डिवीजन का, ये इन्वर्सेस है, दीज आर द इन्वर्सेस ऑफ दीज टू। प्लस का इन्वर्स क्या, माइनस, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या, डिवाइड। ठीक है, तो हम इसलिए इनको इतना बहुत स्टडी नहीं करते। जैसे देखें, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो 2 + 3 क्या आ गया जी, 5 आ गया, ठीक है, मगर हम अगर 2 - 3 लिखते हैं तो ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिकली ये चीज इस तरह नहीं है, ये चीज इस तरह है कि 2 के अंदर, क्योंकि दो नंबर्स क्या हो गए, ऐड हो गए, मैंने बताया ना, या ऐड होंगे या मल्टीप्लिकेशन होंगे। माइनस वाला इसका इन्वर्स है, मगर हम डायरेक्ट किसका पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट ये होता नहीं है मगर हम पढ़ लेते हैं। अब होगा क्या, पहला ये असल में ये है कि -3 दूसरा नंबर है जो कि पहले वाले के साथ क्या होगा, ऐड होगा। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 × 3। अब 2 / 3, तो ये बेसिकली कोई चीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो मल्टीप्लाइड हो गया दूसरे नंबर से, दैट वन इज 1/3। तो ये इन्वर्स चीज है, तो हम ज्यादातर इन दो को स्टडी करते हैं। ठीक है, बाकी फिर जो माइनस या डिवीजन है वो हम इसके इन्वर्सिस के तौर पे ले जाते हैं। ठीक है, तो माइनस जो है वो इन्वर्स किसका है, प्लस का, और डिवाइड जो है वो इन्वर्स किसका है, इसका। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या एडिटिव इन्वर्स, वो यही चीजें होती है। तो ये हमारे पास अलजेब्रा है। तो अब जाहिर बात है, मैट्रिसेस अब हमारे पास एक तो नहीं होगा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मैट्रिसेस हो जाए तो फिर हमने इसका क्या करना है। अच्छा, अभी जो हमने टाइप्स पढ़ी है वो सिंगल मैट्रिसेस के वाले से। अब जब हम अलजबरा पढ़ेंगे तो अलजबरा का मतलब ये होता है कि हमारे पास मैट्रिसेस एक नहीं है, एक से ज्यादा हो गए। जब एक से ज्यादा हो गए हैं फिर हमने देखना है कि इनको प्लस कैसे करना है और इनको मल्टीप्लाइड कैसे करना है। मैंने अभी बताया कि माइनस और डिवीजन जो है वो हम स्टडी नहीं करते, दीज आर द इन्वर्सेस ऑफ दीज टू। हम ज्यादातर इन्हीं दोनों को स्टडी करते हैं।
इन दोनों को अगर हम पढ़ते भी हैं तो वो इनके इन्वर्सेस के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में हमारे पास दो ही चीजें आएंगी। एक के अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो जाए तो उनको हमने ऐड कैसे करना है, और उनको हमने मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाइड को प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा क्या कहलाता है कि अगर एक से ज्यादा मैट्रिसेस हो गए तो उसको हमने कैसे डील करना है। तो अभी कितने हैं, दो मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो। ठीक है, जितने मर्जी मैट्रिसेस। अब हमने उनको ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाइड कैसे करना है। अब अभी तक हम दो चीजों से स्टडी कर रहे हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स है और एक हमारे पास नंबर्स है। रियल नंबर्स को भी कह सकते हैं, वन टू क्यू यूनियन, क्यू कम्प्लीमेंट। और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की शक्ल में होता है। एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मैं और भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबके अंदर ही आ जाएगी। वो ये होती है कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर रियल नंबर भी आ सकते हैं और इसी मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। तो अगर इसके अंदर रियल नंबर्स आए तो हम कहते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस डिफाइंड डिफाइंड ओवर रियल नंबर। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि मैट्रिक्स डिफाइंड ओवर रियल नंबर। रियल इसका मतलब ये होगा कि जो मैट्रिक्स आपके पास, उसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता। और दूसरा क्या हो सकता है कि मैट्रिक्स डिफाइंड ओवर सी। इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे ए है तो इसके अंदर 2 + 3 आएगा, 5 आएगा, 7 और -1 -8 आयता वाली टर्म्स भी है। और ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि x प्लस आयता y, जब मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 2 + 3 आयता, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसके अंदर आयता नहीं है तो ये फिर रियल नंबर लास्ट में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स के तौर पे इसके अंदर आता है। तो जब हम बाकी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स के होते हैं तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है कि इसमें जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो जीरो। ठीक है, तो इसको अब हम रियल नंबर्स में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर, मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो बनते हैं। अच्छा, अब जब हमें पता ही ना हो कि हम किस पे पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर हम किस पे स्टडी करते हैं, रियल नंबर। तो वहां पे मतलब यही होता है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड करें, तो अभी हमने तो नहीं बात की कि वो रियल नंबर्स पे या कॉम्प्लेक्स पे। अगर बता दिया जाए तो फिर तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। अगर नहीं बताते तो इसका मतलब है कि हम जो एडिशन पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर्स वाले के लिए भी पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स वाले के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऐड करने की। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा। अच्छा, अब जब रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी, तो दोनों नंबर्स हो सकते हैं। और इन दोनों के जो नंबर्स होंगे इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर्स का नाम देंगे। तो ये क्या चीजें, स्केलर्स है, नंबर्स है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी मैं अभी थोड़ी चीज बता देता हूँ। अच्छा, अब हमारा वास्ता दो चीजों से पड़ रहा है। एक हमारा वास्ता पड़ रहा है कॉन्स्टेंट से, यानी कि स्केलर से। ठीक है, रियल नंबर्स भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। दूसरा हमारा वास्ता पड़ रहा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक से ज्यादा अगर मैट्रिक्स हो तो मैट्रिसेस को कहते हैं। अब फर्स्ट के नंबर मेरे पास 5 है और मैट्रिक्स में ले लेता हूँ ये वाला 6 7 8 9। सपोज कर, कॉन्स्टेंट तो उसी तरह से होगा ना। अगर रियल नंबर होगा तो 5 आ जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा तो 5 प्लस सम आएगा आ जाएगा। अच्छा, अब जब हम एडिशन पढ़ते हैं तो एडिशन का मतलब है कि इन कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाए। जैसे अगर मैं दो कांस्टेंट ले लूँ तो एक 5 और एक 7 लेता हूँ, तो एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी के 5 और 7 ऐड हो जाए इन दोनों के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है कि 5 के अंदर मैट्रिक्स ऐड हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में मैं एक और भी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 एक और भी ले लेता हूँ। तो तीसरा ये हो सकता है कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ऐड हो जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनता है कि कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट ऐड हो जाए, ये हो सकता है कि कांस्टेंट के अंदर मैट्रिसेस ऐड हो जाए, या ये भी हो सकता है कि मैट्रिक्स के अंदर ही मैट्रिक्स ऐड हो जाए। तो ये तो हमें पता है, ये तो हम नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर तो मैट्रिक्स आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये अगर हम ऐड कर भी लेते ये तो हमें पता है हमें रियल नंबर से हम कैसे ऐड करते हैं, तो इसका तो इतना मसला नहीं। अब मसला ये है कि क्या कांस्टेंट और मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, तो ये इसका जवाब है कि ये ऐड नहीं हो सकते कभी भी। स्केलर कभी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड
नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन अभी भी पढ़ागा, अभी मैं सिर्फ एडिशन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड हो सकता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ भी ऐड हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे कि मैट्रिक्स का, एक ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं ये लेता हूँ, ये भी तो मैट्रिक्स ही है ना, ठीक है। प्लस माइनस भी आ सकते हैं और फ्रैक्शन वाले भी आ सकते हैं। अब इन दोनों को क्या हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन दोनों को कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ मसला आ गया, ठीक है। अब मसला क्या आ गया? मसला आ गया ऑर्डर का। इसका ऑर्डर सेम है, जबकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो अब जब हम ऐड करते हैं, ये तो इसको तो हमने पढ़ना ही नहीं, क्योंकि ये हम तो बचपन से पढ़ गए, ये हो नहीं सकता। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो उसकी कंडीशन होती है, पहले हम कंडीशन स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। जब हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ टॉपिक्स किए थे, तो पहले हम उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे कि क्या वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, या होमोजेनियस हो सकता है कि नहीं हो सकता, या एग्जैक्ट से हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हम उसका मेथड पढ़ते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो जाएंगे तो फिर हमने उनको ऐड करना है। ये नहीं कि अब आपको कहा जाए कि ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, इनको आप ऐड करें जी, तो आप कहें जी हाँ जी बिल्कुल ऐड करें। तो सीधे सीधे क्या करें, 6 को 1 के साथ ऐड कर लिया, 7 को 2 के साथ किया, 9 और आगे 3 ऐसी एज इट इज कर दिया, और 9 और 5 14, और ये 6 ऐसे। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी नहीं है, जो प्रॉपर रूल्स है उसके मुताबिक सुनिए। अब प्रॉपर रूल्स यही है ना कि आपने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसका मतलब ये फालतू आ गए। फालतू का मतलब है कि अगर ये ना यहाँ पे ना होता तो हम ऐड कर सकते थे। ऐड किस किस को कर सकते थे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो सकते थे, आपस में ऐड हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंडीशन क्या बन गई भाई? कंडीशन ये होता है कि ऑर्डर ऑफ बोथ विल बी सेम। बोथ क्या चीज? बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो फिर ही ऐड होंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये और ये है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो नजर आ गए तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। सीधे लिखेंगे दिस कैन नॉट बी डन, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक हो गया। और यहाँ पे ऑर्डर सेम हो गया, तो ये क्या हो गया? आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर हम ये निकाल दें, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। और ऐड का ये तो कंडीशन होगी ना कि ऐड हो सकते हैं। कैसे पता लगा कि दोनों का ऑर्डर सेम? अच्छा, अब मेथड क्या है? मेथड क्या है जी? कि दोनों के एलिमेंट्स को, पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, दोनों को ऐड करते हैं। दूसरी पोजीशन दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ, चौथी चौथे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो माइनस होता नहीं है, वो असल में ये होता है कि यहाँ पे प्लस होता है, माइनस यहाँ पे होता है, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आगे जाके था। तो दिस वन इज द कंडीशन फॉर एडिशन। कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। और मेथड क्या है कि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लें। अच्छा, अभी मैंने ये सारी चीज किसको स्टडी किया? एडिशन को। अब मल्टीप्लिकेशन में भी यही केस हो सकते हैं कि दो कांस्टेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाए, ठीक है। या कांस्टेंट या स्केलर जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, उनके दरमियान साइन कौन सा आ गया? मल्टीप्लिकेशन का आ गया। ये वो नहीं है, कैंसिलेशन का साइन नहीं है। कि मैट्रिक्स जो है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए। तो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 5 अगर 7 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, तो वो तो हम पहले पढ़ते रहे। तो हमारा जिसके अंदर मैट्रिक्स आएगा हमने उसको स्टडी करना है। मैट्रिक्स इसके अंदर आ गया, इसके अंदर, तो एडिशन नहीं हो सकती थी, मगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फिर दो किस्म की आ रही है। एक जिसमें मैट्रिक्स किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और एक जिसमें एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड। तो ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। एडिशन में पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब जब आपके पास स्केलर मल्टीप्लाइड होता है, जब आपके पास स्केलर मल्टीप्लाइड होता है, तो उसमें प्रोसीजर क्या होता है? मेथड क्या होता है कि एक कांस्टेंट जो है या कोई भी नंबर जो है वो अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड होगा तो वो सबके साथ मल्टीप्लाइड होता है। क्या प्रोसीजर होता है कि वो एलिमेंट जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाइड होगा। दिस इज द मेथड। पहले तो कंडीशन, अब अगर आप कहेंगे तो कंडीशन यही है, हाँ जी, कि कांस्टेंट जो है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड हम कर सकते हैं, ठीक है जी।
अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड हो सकता है तो कैसे मेथड मेथड क्या होगा कि ये नंबर जो सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसका भी, ठीक है। तो 5, 10, 15 और 20 इस तरीके से। अच्छा, अब वो जो मैंने चीज बताई थी, नहीं वो थोड़ी सी आगे जाके आएगी। दूसरी क्या है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि एक मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाइड होगा, एक स्केलर से मल्टीप्लाइड होगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। और दूसरा क्या है कि जब एक मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाए किससे, एक मैट्रिक्स के साथ, ये 2/2 और ये 2/2, ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ। अब इसकी भी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, पहले तो कंडीशन के क्या वाकई मल्टीप्लाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। कंडीशन ये है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, पहले के कॉलम वो इक्वल होने चाहिए रोज ऑफ सेकंड। ये मेथड नहीं है, दिस इज द कंडीशन कि पहले की जो कॉलम्स हैं दूसरी की रोज के इक्वल आने चाहिए। अब देखें, पहले के कॉलम्स के दूसरे वाले जो तो 2 है, इसकी रोज कितनी है जी, 2 है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द कंडीशन। अब मेथड क्या है, मेथड जब हम करते हैं तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं कि इसका पहली रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाइड करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो पहले कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे देखें, पहली रो 1 into 1 मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती है, 2 into 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ 1 into 2, पहली रो के जब तक एलिमेंट पूरे नहीं होते या कॉलम के एलिमेंट पूरे नहीं होते तो हमने ऐड करते जाना। तो 1 into 1 आ गया, फिर ऐड किया तो 2 और 4 आ गया, कॉलम के भी एलिमेंट कंप्लीट, रो के भी एलिमेंट कंप्लीट इस तरीके से। बाकी आपको प्रोसीजर पता है, 1 into 2 + 2 into 5, ठीक है, इस तरीके से ये सारे एलिमेंट। अच्छा, अब ये जो आंसर आएगा इसका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने किसको चेक किया, पहले के कॉलम्स दूसरी की रोज को, ये इक्वल होने चाहिए। अच्छा, जब इक्वल आ जाए, अच्छा इसमें देखें ये मल्टीप्लाइड नहीं हो सकते 3 4, और अगर मैं इसको कहूँ जी कि आप इसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये नहीं हो सकते क्योंकि ये 2/2 है और ये 3/2 है। तो देखें इसके कॉलम्स रोज के इक्वल नहीं है। और सीधी सीधी नजर आ रहा बात कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 3 के साथ हो जाएगा, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब दूसरा जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। उसका ऑर्डर जो होता है, जो बाकी बच जाता है वो उसका ऑर्डर होता है। कॉलम्स को रोज के साथ चेक कर लिया, हाँ जी इक्वल हो गए, बात खत्म हो गई। तो ये जो बाकी बचे हैं ये इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या बचा है, 2 और 3, तो ये जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। जब हम एडिशन पढ़ते हैं, तो चूंकि उनका जैसे देखें 1 2 3 4, इसको जब हम ऐड करते हैं 5 6 7 8 के साथ, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो जो आंसर होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इनका ऑर्डर था, 2/2 ऐड हो सकते हैं, तो जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थी। अच्छा, अब एक चीज और थी कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 हो और साथ माइनस हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये माइनस होता नहीं है। जो मैंने भी बात बताई थी मैं बाद में बताऊंगा, तो ये वो वाली बात बता रहा हूँ। देखिए इसमें दो चीजें आ गई, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड होता है, और दूसरी जो है मैट्रिक्स मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाइड होता है तो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दे दिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्सेस है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, या स्केलर प्रोडक्ट कह दे तो उसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स एक नंबर से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज है ये असल में इस तरह नहीं है, ये चीज इस तरह है, +(-1 7 8 9), यानी कि -1 एक नंबर है जो इससे मल्टीप्लाइड हुआ है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिखते शॉर्टकट में इसका लिखते, मगर ये चीज इस तरह होती नहीं है, ठीक है, ये इस तरह। तो ये हमारे पास क्या था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कि हमने दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है और उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये उसके बारे में थोड़ी सी देखें। तो ये हमारे पास क्या हो गए कि मैट्रिसेस ऐड भी हो गए जी, मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड भी हो गए, तो ये सारे। अच्छा, इसको जो जनरल नोटेशन है उसमें हम कैसे लिखते हैं,
कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी बी आई जे, ये हमेशा इसी का लिखा जाता है। इनके ऑर्डर यहाँ पे लिखे जाते हैं और स्टैंडर्ड ऑर्डर हम क्या लिखते हैं, एम क्रॉस एन लिखते हैं स्टैंडर्ड। बाकी दरमियान में कुछ भी डालना हो तो वो हम डाल सकते हैं। अच्छा जी, अगर इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें ऐड किया था ना, 5+1 6, 2+6 8, ये ऐड किया, तो जो नया बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही बना है ना। तो ये अगर ए है, ये बी है, तो ये सी बना देंगे हम, तो ये वो तो नहीं होगा, डिफरेंट है ना, इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे बी नहीं लिख सकते। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम ए प्लस बी को क्या लिखेंगे कि कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, और उसको हम क्या लिखेंगे कि सी आई जे। ठीक है, उसका भी ऑर्डर वही होगा, जाहिर है, तो जो इनका ऑर्डर होगा, सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर चेंज होता है। मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको तय था ना कि ये कॉलम सेम होते हैं, तो ये निकाल देते हैं कॉलम और रो, ये निकाल देते हैं, बाकी बचता है वो आपका आंसर का होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया। तो ए प्लस बी सी, सी आई जे, और सी आई जे किसके इक्वल है, सी आई जे इक्वल है ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया। ये देखो 5+1 6, 2+6 8, तो ये ऐड करने के बाद भी इस तरीके से, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में हम इसको इस तरह लिखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन जो होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि कोई कांस्टेंट है वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड होगा, तो वो इस तरह लिखा जाएगा ए आई जे, ठीक है, एम का वास्ते एम, स्केलर मल्टीप्लाइड किससे होगा, मैट्रिक्स से, तो वो हमने पढ़ा था कि वो जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाइड होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं के ए आई जे, इसके साथ आई जे नहीं लगाना, ये नंबर है आई जे इसके साथ लगा हुआ, ये 1 1, ये 2 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, तो ये 5 नंबर इसके साथ आई जे नहीं लगेगा, इसमें तो कोई रोज और कॉलम नहीं होती, जिसमें रोज और कॉलम होंगी उसमें आई जे लगेगा। ठीक है, और ये 5 सबके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, तो के सबके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, इसका ऑर्डर भी वही लिखा। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या पड़ी थी कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाइड करें, यानी कि ए आई जे मल्टीप्लाइड किससे होगा, एम क्रॉस एन, ठीक है, और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं बी आई जे, और कंडीशन क्या थी कि हमारे इन दोनों का, इसकी और इसकी, इसके कॉलम इसकी रो सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड दूसरे का ऑर्डर मैं ले लेता हूँ एन क्रॉस पी। अच्छा, सवाल ये है कि यहाँ पे हमने एम क्रॉस एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो यही कहा था स्टैंडर्ड है। असल में मसला ये है कि अगर हम एम क्रॉस एन ले लेंगे तो इसकी रोज इसके कॉलम के इक्वल नहीं बनेंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो कॉलम थे उतनी अगले की रोज बना लेता हूँ, और ये जाएगा तो कोई ना कोई कॉलम के होंगे, तो ये रोज ये कॉलम के होंगे सेम होंगे, तो जो आंसर आएगा वो कोई नया मैट्रिक्स आएगा सी आई जे। ये जो अभी मैंने बताया था कि जब ऐड करते हैं तो कोई ना कोई नया मैट्रिक्स आएगा, उसको हम सी आई जे से लिख देते हैं, सी कह देते हैं, और इसका ऑर्डर भी लिखना लाजमी है। तो एडिशन में तो ऑर्डर वही होता है जो ऐड करने की कंडीशन में होता है, मगर जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है कि हम रोज और कॉलम्स को निकाल देते हैं, जो बाकी बचता है वो इसका ऑर्डर होगा। क्या ऑर्डर बनेगा, एम क्रॉस पी बनेगा। तो ये हमारा इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसका वो बनता है, ठीक हो गया। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन ये होगी। अब हमें साथ ये भी बताना है कि ये जो सी आई जे है ये किसके इक्वल है, जिस तरह यहाँ पे बताया था सी आई जे किसके इक्वल है, ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल है। तो यहाँ पे जो सी आई जे इक्वल है, सी आई जे ये इक्वल होता है समेशन के इक्वल टू 1 से एन ए आई के बी के। ठीक है, लिखने का तरीका यही होता है कि ये जो ए आई जे है बी आई जे है, तो हमने इसकी कॉलम को इसकी रोज को क्या किया, सेम किया है। ठीक है, तो ये रोज और कॉलम वाली पोजीशन पे आप सेम कर दें, और वो जो सेम करेंगे तो उसको कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से लेकर इस जहाँ पे वो सेम बचते थे उस नंबर तक सेम करेंगे, ये इसको लिखने का तरीका होता है। और जब इसको ओपन करते हैं समेशन में, ये जो साइन होता है दिस वन इज समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को क्या कर रहे हो, ऐड ऐड कर रहे हो। यानी कि देखें, अब के अगर मैं 1 करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ए आई 1 बी 1 जे बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद के 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो हम इसको प्लस डाल के, समेशन है ना, तो समेशन का साइन मतलब है कि अगली टर्म लिखोगे तो प्लस डालना है, तो वो क्या बनेगा, आई 2 बी 2 जे। इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, के एन जाएगा, तो ये बनेगा ए आई एन बी एन जे यहाँ तक। अब देखें होता क्या है कि हमारे पास ए फर्स्ट है, मैं सिंपल एग्जांपल में बता देता हूँ। ये जैसे ये हमारे पास फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की जगह देखें कि कैसे करते हैं।
अब मल्टीप्लाई इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ करते हैं, तो जरा देखें वही बन गया A11 B11 प्लस A12 B21। अब जरा देखें क्या हो गया, पहला फिक्स है, ठीक है ना, ये देखें 1 2 है, तो अगला क्या है 2 1, अगला वहां से स्टार्ट होगा जहां से ये है, पहली रो की बात कर रहा हूँ। आज जब हम सेकंड वाले को करते हैं, ये तो पहला एलिमेंट बनेगा ना यहाँ पे, तो जब सेकंड एलिमेंट बनेगा तो क्या बनेगा A21 B11 प्लस A22 B21। अब यहाँ पे अभी बाकी एलिमेंट भी आते हैं, यहाँ पे देखें आप कि ये जो पहले का कॉलम है दूसरे की रोज है वो सेम बन गया, बाकी चीज चेंज हो गई है। यहाँ पे पहली चीज क्या थी, बाकी चीज 1 थी, यहाँ पे पहले 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, ये चीज क्या हो गई सेम हो गई। यहाँ पे ये दोनों सेम है मगर ये 2 है ये 1 बन गया, तो ये सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेम है, कॉलम और रोज के आपस में सेम है। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई वही होगा ना कि एक ए का एलिमेंट है एक बी का एलिमेंट, एक ए का एक बी का, फिर प्लस हो गया अगले के साथ, एक पहले का और एक दूसरे का, यही आ रहा है ना, ठीक है। ये 2 2 आ गया, तो यहाँ पे देखें 2 2, इससे अगला एलिमेंट क्या आएगा 1 1 3 और 2 3, इस तरीके से ये चीज आगे चलती जाएगी। तो इसको हम मैट्रिसेस के अंदर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं। अच्छा, और जो वो था चौथा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तो खैर मैंने बता दिया आपको। तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एराइज होते हैं, क्वेश्चन वाली बात मैं चले बाद में करता हूँ। अच्छा, अब कुछ टाइप्स आपकी ऐसी भी हैं जो कि अलजेब्रे की बेस पे बनती है। पहली जो हमने टाइप्स पढ़ी थी मैट्रिसेस की, जैसे डायगोनल था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स था, ये सारे जो हमने पढ़े थे, तो ये हमने उसकी बेस पे पढ़े थे सिंगल मैट्रिसेस की। अब जब मैट्रिसेस एक से ज्यादा हो जाए तो उसके ऊपर भी कुछ क्या कहते हैं टाइप जो है वो बनती है, ठीक है। जैसे एक टाइप देख लेते हैं, इसमें एक टाइप बनती है जब आपके पास मैट्रिसेस एक से ज्यादा हो, जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैट्रिसेस एक से ज्यादा हो जाए तो एक टाइप बनती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स का पीरियड क्या है, वो अपने आप को रिपीट कैसे क्यों कब करता है, ये इसका वो होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम इसका कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज के अंदर कोई नंबर, जैसे अब देखें फर्स्ट करें साइन एक्स, एक एग्जांपल में लेता हूँ साइन एक्स की। अब देखें अगर मैं एक्स की जगह पे कोई और चीज डाल दूं, जैसे एक्स प्लस पाई डाल देता हूँ, एक्स के अंदर मैंने क्या किया कोई चीज ऐड कर, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखें अल्फा बीटा का फार्मूला साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन पाई, तो यहाँ पे कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये क्या बन गया माइनस साइन एक्स, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये खत्म हो गया, तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस पाई आया। अब ये जो दूसरा नंबर हमने ऐड करना है यही पीरियड कहलाता है, अगर इसका आंसर वही आ जाए जो हमारे पास असल मैट्रिक्स, असल जो चीज, असल चीज क्या थी साइन एक्स, एक्स की जगह हमने कोई चीज ऐड कर दी, सॉल्व किया, तो उसके बाद भी रिजल्ट यही आ जाए तो वो पीरियड, वो जो नंबर ऐड करते हैं वो इसका क्या कहलाता है पीरियड कहलाता है, और ये फंक्शन क्या कहलाता है पीरियडिक फंक्शन कहलाता है। अब इसमें देखें कि अगर मैं ये कर दूं एक्स प्लस पाई बाई 2 कर, ठीक है, अब देखें क्या होगा साइन एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन पाई बाई 2। अब इसको ओपन कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया कॉस ऑफ एक्स आ, तो वो तो चीज नहीं आई, मुझे क्या चीज मिलनी चाहिए, यही वाली चीज मिलनी चाहिए। अच्छा, अब एक जरा चीज देखिएगा, एक्स के अंदर अगर मैं 2 पाई कर दूं तो साइन ऑफ एक्स कॉस 2 पाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ 2 पाई। अब जरा देखें कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये क्या आ गया साइन। अब देखें इन चीजों को जरा गौर से देखें, तीनों चीजों को डेफिनेशन ये बताई कि जिस फंक्शन को आपने चेक करना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, हम उसके अंदर कोई चीज ऐड करते हैं, जब कोई चीज ऐड करके उसको सॉल्व करते हैं तो ये वही फंक्शन बनना चाहिए जो यहाँ पे है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, और ये जो नंबर है ये इसका पीरियड कहलाता है। अब देखिए जब मैंने इसमें एक्स प्लस पाई किया तो मुझे साइन तो नहीं मिला, मुझे तो माइनस के साथ मिल गया,
एग्जैक्ट साइन एक्स तो नहीं मिला, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन, ये जो पाई है दिस इज नॉट द पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अच्छा जब हमने ये किया तो वो कोई और चीज मिल गई, साइन तो मिला ही नहीं। और एक ये है कि जिसमें वो चीज मिल गई, तो जिसमें वो चीज मिल जाएगी, देखिए एक्स के अंदर हमारे पास एक्स था मगर हम एक्स के अंदर टू पाई ऐड किया, तो जब हमने ऐड किया सॉल्व किया तो साइन एक्स वही वाला फंक्शन, असल में वही वाला फंक्शन आ गया। तो ये जो साइन एक्स है ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, दिस वन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है 2 पाई। और ये नहीं कि एक ही पीरियड हो, एक से ज्यादा, अब देखें एक्स प्लस 2 4 पाई कहेंगे तो फिर भी ये साइन एक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 पाई भी इसका पीरियड है। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सारे इसके क्या पीरियड, तो साइन एक्स क्या पीरियोडिक फंक्शन। इसी तरीके से आप कॉस को भी चेक कर सकते हैं, बाकी चीजों को भी चेक कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होगा कि मैट्रिक्स में पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर आप क्या करें कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करते चले जाए, मल्टीप्लाइड करते चले जाए, अगर एक के प्लस वन जो है वो ए के इक्वल आ जाए, ए हमारे इस मैट्रिक्स इज ए, अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, कोई भी मैट्रिक्स है, ए हो सकता है बी हो सकता है कुछ भी, अगर हमारे पास मैट्रिक्स असल फंक्शन क्या है साइन एक्स, अब असल फंक्शन या असल मैट्रिक्स क्या बन गया ए, तो आंसर क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। अब इसके अंदर डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक मैट्रिक्स की कि ए को अगर हम मल्टीप्लाइड करते चले जाएं जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाइड करें और आंसर किसी स्टेज पे जाके वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन में ये वन को छोड़ के बाकी जो बचेगा ये के इज, ये इसका क्या कहलाएगा पीरियड कहलाएगा। एग्जांपल देख लें, जैसे एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखते हैं, बुक में एग्जांपल पड़ी हुई है, ए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1 -3 4 1 -2 -2, ये एक मैट्रिक्स है। जब इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ए के साथ, तो इसका जो आंसर आया वो यही आ गया, ए आ गया। ये मैंने बुक से एग्जांपल लिया, ये देखें ये हमारे पास बुक है, ये ए है, ठीक है, इसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर वही आ गया, ठीक है। अब अगर वो आ गया तो इसका मतलब क्या बना कि ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए आ गया, तो ये पीरियोडिक फंक्शन बन गया। अब पीरियड निकालने के लिए हमने क्या करना है, के प्लस वन, यानी कि एक को छोड़ देना, वन को लहरा करते हैं, तो इस टू को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 1 लिख सकते हैं। तो एक वन को छोड़ दें, टू में से एक वन निकाल दें, तो बाकी जो बचेगा वो उसका पीरियड होगा, तो इसका पीरियड क्या है, पीरियड 1, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स क्या पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है 1। इस तरीके से एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन और दिए, तो उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा इसी की बेस पे, पीरियड की बेस पे, पीरियड के अंदर फर्स्ट करें, ए की पावर 5, आपने ए को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया ए आ गया, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका जो पीरियड होगा वो क्या निकलेगा 4, इससे एक काम करते वो पीरियड कहलाता है, ठीक है। और अगर एक मैट्रिक्स, अगली डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर, अब इसमें फिक्स है कि इफ पीरियड इज 1, यानी कि अगर पीरियोडिक फंक्शन में, पीरियोडिक मैट्रिक्स में पीरियड अगर 1 हो तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा, यानी कि जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ए, तो इसका पीरियड क्या बना 1, तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है और आइडेम्पोटेंट। ये वाला नहीं होगा, ये 5 है तो इसमें तो पीरियड 4 निकला, तो 4 के लिए नहीं होगा, जिसमें पीरियड 1 होगा तो वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है, अगली जो डेफिनेशन है वो है नीलपोटेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब नीलपोटेंट क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो किसी स्टेज पे वो क्या बन जाए, जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए, किसी स्टेज पे जाके वो मैट्रिक्स क्या बन जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है नीलपोटेंट। इसमें क्या बना था, वही मैट्रिक्स बन जाए, पीरियोडिक में क्या था, वही मैट्रिक्स बन जाए, नीलपोटेंट में क्या है कि वो मैट्रिक्स बना है। आइडेम्पोटेंट क्या होता है कि अगर पीरियड 1 हो तो वो आइडेम्पोटेंट भी होगा और पीरियोडिक भी होगा,
निलपोटेंट वो होता है कि अगर हम किसी स्टेज पे ए को मल्टीप्लाई करते चले जाए तो किसी स्टेज पे वो ए ना बने बल्कि जीरो बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, निलपोटेंट। और ये जो पी होता है ये निलपोटेंट की इंडेक्स कहलाता है, निलपोटेंसी इंडेक्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड निलपोटेंसी इंडेक्स। अब एक एग्जांपल बुक में, हाँ जी बुक में है एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो ये देखें बुक में एक मैट्रिक्स था ये वाला, ए स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, फिर एक दफा फिर किया तो एक क्यूब निकाला। एक क्यूब एक स्टेज पे जाके क्या आ गया, जीरो। ये जीरो वैसे लिखना ही चाहिए था, वो मैट्रिक्स से लिखना चाहिए क्योंकि ये इधर मैट्रिक्स है इधर नंबर है, तो पॉसिबल नहीं। तो ये निलपोटेंट है और इसका इंडेक्स वही होगा जो इसका है, ठीक है। तो ये इसका निलपोटेंट क्या होगा, ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन इसी के रिलेटेड, लास्ट डेफिनेशन वो है इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ये वो होता है जब आपके पास ए स्क्वायर जो है आई के इक्वल है, यानी कि ए को मल्टीप्लाई किए, यानी कि जिसके अंदर आप एक मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, सॉरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए, तो ये इसकी केसेस की कुछ डेफिनेशन। तो ये उसकी बेस पे है कि जब एक मैट्रिक्स से ज्यादा हो जाए तो उसकी बेस पे ये इसकी एग्जांपल है। तो ये मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बताई है थर्ड चैप्टर की, तो इसको आप एक दफा देख लीजिएगा। तो